पिछले साल राम मंदिर के भूमि पूजन के लिए 5 अगस्त की तारीख तय की गई। तब कहा गया मोदी सरकार 1 साल पहले के अपने ऐतिहासिक फैसले की याद में ऐसा कर रही है। ये क्या था 2019 का ऐतिहासिक फैसला, जो भारतीय जनता पार्टी और उससे भी पहले जनसंघ के 3 बड़े वादों में से एक था। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी करना। 5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी करने के साथ साथ लद्दाख की दशकों पुरानी मांग को भी एक झटके में पूरा कर दिया। सूबे के 2 हिस्से हुए, एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख। दोनों को संघ शासित प्रदेश बनाया गया। लद्दाख ने फैसले का स्वागत किया। जम्मू में भी पटाखे फूटे, लेकिन कश्मीर घाटी में अस्थिरता रही। केंद्र सरकार ने वहां शुरुआती दौर में सख्त लॉकडाउन लगाया, फोन इंटरनेट सब बंद किए। तब से लेकर अब तक 2300 के करीब लोगों को यूएपीए की धाराओं में गिरफ्तार भी किया गया, जिनमें से आधे अभी भी जेल में हैं। 950 लोगों को पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत जेल में डाला गया था, इनमें से भी 1/3 जेल में है। लेकिन धीमे धीमे ही सही, घाटी में भी अब जनजीवन सामान्य होने की तरफ लौट रहा है। राजनीतिक पार्टियों के जो नेता नजरबंद थे, उनमें से ज्यादातर को रिहा कर दिया गया। नवंबर-दिसंबर 2020 में जम्मू कश्मीर में पहली बार डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव भी हुए। पहली बार जम्मू कश्मीर में पंचायती राज कानून के तहत जिला परिषदें भी बनाई गई। 2020 की शुरुआत से हाई स्पीड इंटरनेट भी शुरू हो गया। डेटा बताता है कि पत्थरबाजी की घटनाएं भी घाटी में 88% तक कम हुई हैं। सूबे में परिसीमन का काम भी चल रहा है, जिसके बाद विधानसभा के चुनाव होंगे। तो अनुच्छेद 370 के पूरे असर को सामने आने में अभी वक्त है, लेकिन इतना तो है कि अब जम्मू कश्मीर आगे की तरफ देखने लगा है, भविष्य की ओर। और किसी भी समाज का भविष्य क्या होते हैं? उसके बच्चे। और बच्चों के आगे पढ़ने के लिए जरूरी है बढ़िया पढ़ाई। बीते 1.5 साल में ये पढ़ाई पटरी से उतर गई। कोविड लॉकडाउन के चलते स्कूल बंद हैं, ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, और यहीं बच्चों के सामने एक ऐसी दीवार खड़ी है जिसका नाम उन्होंने कभी नहीं सुना था। डिजिटल डिवाइड, माने वो रेखा जिसके एक तरफ वो लोग हैं जिन तक तकनीक और इंटरनेट की पहुंच है, और दूसरी तरफ वो जिनके पास इंटरनेट नहीं है या इस्तेमाल करने के लिए फ़ोन या लैपटॉप नहीं। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी यूनिसेफ ने मार्च 2021 में जारी एक रिपोर्ट में दावा किया था कि भारत में हर 4 में से 1 बच्चे के पास इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है। इसी 2 अगस्त को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी माना कि देश के 24 राज्यों में लगभग 3 करोड़ स्कूली बच्चों के पास डिजिटल डिवाइस नहीं है। हमारे देश में बच्चों की पढ़ाई की नज़र से देखें तो ये बुरी खबर है, और कश्मीर घाटी के मामले में तो और बुरी, क्योंकि वहाँ तो 5 अगस्त 2019 से ही स्कूल बंद हो गए थे। जिनके पास फ़ोन थे, उनके पास इंटरनेट नहीं था। कश्मीरी कहते हैं उनके लिए लॉकडाउन जैसे 3 दशक से चल रहा हो। तो यहाँ के बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, ये जाना लल्लन टॉप ने ज़मीन पर जाकर। घाटी में शिक्षा पर हमारी डॉक्यूमेंट्री कशीर आ गई है, इसे देखिए, पसंद आए तो सराहिए, कमी लगे तो ज़रूर बताइए, और साझा भी करिए, शेयर भी करिए। मन तो था कि आज सिर्फ हॉकी और 5 अगस्त के महत्व की बात की जाए, लेकिन जब इतना खर्चा हो गया है तो आपको दिन की कुछ सुर्खियां भी बता देते हैं। 4 अगस्त की देर शाम नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए ने कर्नाटक और जम्मू कश्मीर में छापे मारे। छापों का मकसद इस्लामिक स्टेट से जुड़े लोगों की धरपकड़ करना था। इस दौरान 5 संदिग्ध गिरफ्तार किए गए। इन पर संदेह कि ये इस्लामिक स्टेट से जुड़ा प्रोपेगेंडा फैला रहे थे, युवाओं को आतंकवाद के लिए ब्रेन वॉश कर रहे थे, हत्या की साजिश रच रहे थे और पैसा जुटा रहे थे, इस तरह का संदेह। इसमें मैंगलोर से दीप्ति मारला और मोहम्मद उमर, बेंगलुरु से मदेश शंकर उर्फ दर्दन उर्फ अली मुवैया, श्रीनगर से ओबैद हामिद और बांदीपोर से मुजमिल हसन भट्ट शामिल हैं। दीप्ति मारला को इस कथित मॉड्यूल का सरगना बताया जा रहा है। पिछले साल एजेंसियों को क्रॉनिकल फाउंडेशन नाम का एक इंस्टाग्राम चैनल मिला था, जिसमें बड़ी मात्रा में इस्लामिस्ट प्रोपेगेंडा था। इसके बाद एजेंसियों ने इस चैनल को चला रहे लोगों की धरपकड़ शुरू की। मार्च में मुख्य आरोपी मोहम्मद अमीन पुलिस के हत्थे चढ़ा, जिसके बाद दिल्ली और केरल में गिरफ्तारियां हुई, और इसी क्रम में एजेंसियों को मैंगलोर, बेंगलुरु, श्रीनगर और बांदीपोर में आरोपियों का सुराग मिला। 4 अगस्त के ही दिन एनआईए ने मैंगलोर में 3 बार के कांग्रेस विधायक और दिवंगत नेता बीएम इदिनब्बा के बेटे पीएम पाशा के यहाँ छापा मारा। इसका संबंध इदिनब्बा की पोती की गुमशुदगी से है। 2 साल पहले केरल से 17 लोग गुमशुदा हो गए थे। इसमें इदिनब्बा की पोती और उनके पति भी शामिल थे। एजेंसियों को शक है कि पति श्रीलंका से पहले कतर गया और फिर सीरिया, और तभी से एजेंसियां इस मामले को लेकर लगातार छापे मार रही हैं और पूछताछ कर रही हैं। दूसरी सुर्खी संसद से। संसद में आज भी हंगामा होता रहा, लेकिन एक जरूरी संशोधन सरकार ने लोकसभा में पेश कर दिया। इसका नाम है टैक्सेशन लॉज अमेंडमेंट बिल। इसके तहत इनकम टैक्स एक्ट 1961 में बदलाव करके रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स की मांग को खत्म किया जाएगा। सादी भाषा में बताएं तो अब सरकार भारतीय संपत्तियों और शेयर के लेन देन पर बैकडेट में टैक्स नहीं मांगेगी। कहानी बहुत लंबी है। मुख्तसर किस्सा ये कि कानून में लूपहोल का फायदा उठाकर कंपनियां अपनी संपत्तियों का लेन देन करती हैं, टैक्स बचाती हैं। कानून कहता है कि अगर नियम बनने से पहले किसी ने कोई अपराध किया हो तो उसके लिए सजा नहीं हो सकती, लेकिन भारत में इनकम टैक्स विभाग इस बात का बहुत ज़्यादा लोड लेता नहीं।
केएन एनर्जी और वोडाफोन के मामले में हम ये देख चुके हैं। इतना ही नहीं, 2012 के साल में जब मनमोहन सिंह सरकार थी तब एक कानून बनाया गया जिसके तहत इस तरह की टैक्स डिमांड को कानूनी आधार दिया गया और इसी के लिए कहा जाता है रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन। समय में पीछे जाकर टैक्सेशन के लिए नियम बनाना, टैक्स वसूलना। वोडाफोन और केएन एनर्जी के मामलों में भारत अंतर्राष्ट्रीय फोरम पर बहुत बदनाम हुआ। पूछा गया कि खेल के बीच खेल के नियम बदले नहीं जा सकते, तो ऐसा क्यों? मनमोहन सिंह सरकार के जाने के बाद मोदी सरकार ने 7 साल इस तरह से टैक्स वसूली की कोशिश की। अब हालत यह है कि केएन एनर्जी फ्रांस में मौजूद भारत सरकार की संपत्तियों की कुर्की के लिए अदालती कार्रवाई कर रही है। सरकार ने अब निराश होकर अपने हाथ वापस खींचे हैं। इसका फायदा सिर्फ केएन एनर्जी और वोडाफोन को ही सबसे ज्यादा होगा, लेकिन सिर्फ इन्हीं को ऐसा नहीं है, और भी कंपनियों को फायदा होगा। 2012 में आए नए कानून से पहले जितनी टैक्स डिमांड इस तरह की गई थी, अब उन्हें कानूनी प्रक्रिया के निपटारे के बाद छोड़ दिया जाएगा। लॉन्ग रन में क्या फायदा होगा? भारत निवेश के लिए एक अच्छा डेस्टिनेशन बने, इसके लिए जरूरी है कि हमारे यहाँ के कानून पारदर्शी हों, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हों। आज की तीसरी और आखिरी सुर्खी का संबंध राष्ट्रीय शर्म के एक विषय से है। 4 अगस्त को भारत की महिला हॉकी टीम सेमीफाइनल में अर्जेंटीना से हार गई और इसके बाद अगड़ी मानी जाने वाली जातियों के लोग हॉकी टीम की खिलाड़ी वंदना कटारिया के हरिद्वार स्थित घर के बाहर जमा हुए, भारत की हार पर पटाखे फोड़े, वंदना के परिवार को अपशब्द कहे और ये जोड़ा कि भारत इसलिए हारा क्योंकि टीम में ढेर सारे दलित घुस आए हैं। कुछ बदमाशों ने इस हरकत के वक्त अपने कपड़े भी उतारे। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है। एक आरोपी गिरफ्तार भी कर लिया गया है। आप पूछते हैं ना, ओलंपिक में सबसे बड़ा दल भेजने वाला भारत गोल्ड क्यों नहीं जीतता? एक जवाब तो आपको मिल गया होगा।